Good afternoon, students. This is सूरज प्रकाश, लेक्चरर zoology. लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन ली और हमने अच्छी तरह से समझा कि कितने तरह की रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल को वहाँ हमने पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि वाई रिप्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स किए थे. नाउ लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ हम अलग अलग तरह से अलग अलग बुक्स में ये टाइप्स दी होती हैं, लेकिन मैं जो यहाँ आपको देने वाला हूँ, यहाँ जो मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ हम सबसे पहले हमारे पास फिशन है, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और हम इन सातों टाइप्स को बारी बारी इन वीडियोस के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा मैं, क्योंकि बड़े वीडियोस बनाने में कई बार हम बोर हो जाते हैं देखने में, और अगर हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है. तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूं. हालांकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पर देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस की बात है, चलते जाएंगे. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं फिशन. अब फिशन को समझने के लिए हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि फिशन क्या है. अब देखिए, फिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ एक इंडिविजुअल, डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर इंडिविजुअल्स, और वो जो 2 डॉटर इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और डिवाइड होने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है. और सिंपल क्या है? डेट इज़ बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी. 3 तरीके से फिशन हो सकती है. तो हम सबसे पहले इनको बारी बारी से लेंगे. अब जो पहली 2 टाइप्स है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, इनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वही सिंपल फंडा हमने यूज़ करना है. और वो सिंपल फंडा क्या है कि न्यूक्लियस की डिवीज़न हमेशा साइटोप्लाज्म की डिवीज़न से पहले होगी. कहने का मतलब क्या है कि कैरियोकाइनेसिस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो ये हमने हमेशा याद रखना है कि कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की डिवीज़न, और वो पहले होती है, और उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म की डिवीज़न. अब ये किस तरह से होती है, हम इन चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले हम बाइनरी फिशन को लेते हैं. और बाइनरी फिशन क्या है? देखिए, अब बाइनरी फिशन की यहाँ आपको एक बहुत ही बेहतर आपको यहाँ एग्जांपल यहाँ मिलेगी. अब क्या है वो कि देखिए, बाइनरी फिशन में क्या है? डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल, और डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर individuals by dividing the nucleus first and the cytoplasm later. अब यहाँ पर इसीलिए ये पॉइंट मैंने पहले भी कहा कि ये बैक्टीरियल डिवीज़न है जो हमने यहाँ इस डायग्राम में हम यहाँ शो कर रहे हैं, और हमने लास्ट टाइम भी इसकी बात की थी. अब चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम कहाँ जाते हैं? डेट इज़ बाइनरी फिशन. और बाइनरी फिशन में सबसे पहली जो हमारी टाइप है डेट इज़ सिंपल बाइनरी फिशन, सेकंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और थर्ड इज़ इरेगुलर बाइनरी फिशन, सॉरी ऑब्लीक बाइनरी फिशन. अब ये तीनों क्या हैं यहाँ हम देख रहे हैं. नाउ इन तीनों के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं. तो सिंपल बाइनरी फिशन ये यहाँ आपको दिखाई देगी, और सिंपल बाइनरी फिशन में अगर आप देखें तो हम इसे इरेगुलर बाइनरी फिशन भी कहते हैं. और इरेगुलर बाइनरी फिशन क्यों कहते हैं? एक बहुत ही सिंपल रीज़न हमने बाद में कहा कि ये डिवीज़न किसी भी प्लेन से हो सकती है. और अगर आप इस अमीबा को देखें, और अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, क्योंकि यहाँ फुट लाइक ग्रेस्पिंग ऑर्गन्स बनते हैं जिन्हें हम सीडोपोडिया भी कहते हैं. और इसीलिए इरेगुलर सा ऑर्गेनिज्म है, और ये कहीं से भी डिवाइड कर देता है, इसीलिए हम इसको सिंपल कहते हैं या इरेगुलर कहते हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बड़ी ही छोटी सी कंस्ट्रक्शन सी बन गई है, और कंस्ट्रक्शन जो बनी है वो क्या है? वो कंस्ट्रक्शन अगर रेड कलर में देखें तो रेड कंस्ट्रक्शन सबसे पहले यही कंस्ट्रक्शन होती है, और वो कंस्ट्रक्शन किसकी है? इस न्यूक्लियस की. ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उसके बाद फिर
साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन डीपन होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों कंस्ट्रक्शंस, ये जो दोनों कंस्ट्रक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के साइड की, ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद आप देख रहे हैं ये दोनों इंडिविजुअल्स सेपरेट हो गए। और ये जो दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं ये हैं हमारे द डॉटर सेल्स, ये हमारे डॉटर सेल्स हैं। तो ध्यान रखिए, इनको हमें बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है कि ये एक सिंपल बाइनरी फिशन है जहाँ डिवीजन कैन ऑकर थ्रू एनी प्लेन सच एज इन एमीबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नीट के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी जाती है, क्योंकि हम वही बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं। बातें तो बहुत सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे सिलेबस पर ही स्टिक रहें, इधर उधर की बातें ना करें। सेकेंड टाइप जो यहाँ आती है डेट इज़ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि यूग्लिना पूछी जाती है। अब यूग्लिना में भी अगर आप यहाँ देखें तो न्यूक्लियस ही सबसे पहले डिवाइड होते जा रहा है, और साइटोप्लाज्म अगर हम देखें तो यहाँ लंबाई में डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड होने की वजह से ये लंबाई में दो हिस्सों में, बिल्कुल देखिए इस तरह से, अगर आप इस हाथ को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ये इस तरह से डिवाइड होता जाता है और दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। सो अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन लंबाई में होती है, इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। यहाँ पर जो बाइनरी फिशन है वो कहाँ हो रही है? इट इज़ ट्रांसवर्सली इन पैरामीशियम। और पैरामीशियम में क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ आपको एक दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस जो यहाँ रेड कलर में आपको दिखाई देगा, और एक यहाँ एक छोटा सा थोड़ा सा पीछे देयर इज़ अनदर स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस। अब जो मैक्रो न्यूक्लियस है, अगर आप देखें, हम इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि ये बिल्कुल दिखाई दे। अगर आप देखें, अब आपको ये सही तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इस मैक्रो न्यूक्लियस को देखें तो ये इट डिवाइड्स बाय ए वेरी सिंपल प्रोसेस दैट इज ए माइटोसिस, और माइक्रो न्यूक्लियस जो है इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। यानी एक जगह स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और एक जगह स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे ही हम 11th के भी मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगा 11th के स्टूडेंट्स के लिए, अभी तो ये 12th की क्लास है और 12th वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि माइटोसिस क्या है और ए माइटोसिस क्या है, उनको यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर भी देयर इज़ न्यूक्लियस डिवीजन फर्स्ट, और न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ आप देखिए देयर इज स्ट्रेचिंग, लॉन्ग स्ट्रेचिंग ऑफ दीज न्यूक्लियस, एंड फाइनली दीज न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू daughter nuclei, and these daughter nuclei, as soon as they divide, what happens? There is transverse constriction of the cytoplasm, and these constrictions get deeper and deeper, and finally these constrictions meet and the two daughter individuals are separated. और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इट इज़ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो याद रखिएगा, हमने 3 तरह की फिशन की, एक सिंपल एमीबा में, एक हमने की लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में, और तीसरी हमने यहाँ की द पैरामीशियम में जो आप देख रहे हैं, इट इज़ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। चलिए, लेट अस मूव फर्दर टू अनदर a very important type, that is multiple fission। देखिए, मल्टीपल फिशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी डिवीज़न है जो बेसिकली
मैं ऐसा कहूँगा कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा फेज़ है जब एक इंडिविजुअल को लगता है कि मैं शायद रिप्रोडक्शन नहीं कर पाऊँगा, आई कांट। तो वो क्या करता है, इंडिविजुअल उस कंडीशन में, या मैं ऐसा कहूँगा कि कंडीशंस उसके फेवर में नहीं है, तो वो अपनी उन कंडीशन जब फेवर में नहीं है, एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, इट हाइड्स, द ऑर्गेनिज्म हाइड्स। और वो क्या है, द ऑर्गेनिज्म बिकम्स डोरमेंट। डोरमेंट रहकर वो अपना सारा काम करता है। अगर आप मलेरिया की बात करें, या अगर आप देखें अभी रिसेंट जो कोरोना वायरस की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर भी क्या है, अभी कोरोना वायरस के लिए जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं कर पा रहे हैं मेंटेन, तो उसकी वजह से क्या है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो एक इंडिविजुअल से दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब ऐसा होगा कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तब वो मे बी डॉर्मेंट होकर काम करेगा। जैसे आप अगर राइनो वायरस की बात करें, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे होता है, तो कॉमन कोल्ड भी 1918 में जब पहली बार आया था, तब इसी तरह से लगभग 4000 लोगों की डेथ हुई थी पूरे किसी एक पर्टिकुलर जगह, मैंने कहीं पढ़ा था। सो उस वक्त भी ये वायरस जो था बहुत डेंजरस माना गया, लेकिन बाद में आज देखिए ज़ुकाम, इट्स अ कॉमन कोल्ड, इज़ अ कॉमन थिंग, हम उससे बिल्कुल, तो शायद ये फेज़ भी पार हो जाएगा। तो लेट अस कम टू द मल्टीपल फिशन, जहाँ ये बात हम कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल यहाँ दो इंडिविजुअल में डिवाइड नहीं होगा, वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड होगा, लेकिन इनसाइड ए वेरी प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज सिस्ट, जो ट्रिपल लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड होती है। अब यहाँ हम सिस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करने वाले हैं, लेकिन इफ़ वी एनालाइज दिस वेरी स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो ये एक सिंगल न्यूक्लियस है, और यहाँ इसके बाहर जो है इसका साइटोप्लाज्म, जो डार्क ऑलमोस्ट येलोइश, मैं ग्रेइश कलर कह सकता हूँ। तो जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस अंदर ही अंदर माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, और अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म, ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कवरिंग इट। अब ये साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, इन ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन दे रहा है, ताकि ये अंदर ही अंदर अच्छी तरह से ग्रो हो सके। और ये तब तक ये इस सिस्ट के अंदर रहेंगे जब तक कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस चली नहीं जाती। As soon as the favorable conditions come back, or on the return of favorable conditions, the cyst breaks and all the parasites, all the organisms, they come out and cause the disease, or whatever the function they were meant to do, they will do the function. So understood? तो देखिए ये बात बहुत ही तरीके से समझने वाली है कि यहाँ पर मल्टीपल फिशन में क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही इंडिविजुअल से बन जाते हैं, और इसीलिए हम बाइनरी फिशन नहीं कहते, क्योंकि वहाँ तो दो ही चीज़ें बनी। इसे मल्टीपल इसलिए कहा गया क्योंकि एक ही न्यूक्लियस से हमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मिले, और एक ही इंडिविजुअल से हमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल गए। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, से इट्स ए कोरोना वायरस, से इट्स ए मलेरियर पैरासाइट जिसे हम स्पोरोजोइड कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है, इफ़ यू एनालाइज हेयर, तो यहाँ पर भी देखिए बेसिक फंडा क्या था। बेसिक फंडा वही था कि न्यूक्लियस की डिवीजन पहले हो रही है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन बाद में हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये बेसिक फंडा ज़रूर याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए। ख़ास तौर पे मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो मैं जेके बोर्ड की भी बात करूँगा, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ हमारे केवी के विद्यार्थी हैं या बाकी विद्यार्थी हैं। ये एक फ़ंडा ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने मन में, अपने ध्यान में, अपने ब्रेन में डाल लीजिए कि कैरियोकाइनेसिस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एक्सेप्ट वन। अब वो वन क्या है वो हम आगे बात करेंगे उसकी। नाउ लेट अस मूव फर्दर। और यहाँ ये कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ शो की हैं। इफ़ यू वांट टू एनालाइज, ये एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, जहाँ पर ये पैरासाइट्स जो यहाँ निकल रहे हैं, ये भी क्या शो कर रहे हैं, बाय मल्टीपल फिशन। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। अमीबा में भी ऐसा होता है, अमीबिक डायसेंट्री होती है हमें,
तो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट्स जो होती है वो भी इसी तरह से बनती है, प्लाज्मोडियम है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ आगे क्या है हमारे, नाउ दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू, मैं बहुत दिनों से बात करना चाहता था आपसे, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है, प्लाज्मोटोमी। नाउ प्लाज्मोटोमी, अगर आप अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मोटोमी एक ऐसी डिवीजन है और ये किन में होती है, ये फिशन ही है, नो डाउट, ये बिल्कुल फिशन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल फिशन है। लेकिन यहाँ वो जो रूल जो पहले बताया गया, द कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, इट इज़ नॉट फॉलोड। अब क्या फॉलो करता है, फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, रिमेंबर दिस, याद रखिएगा, साइटो फॉलोड बाय कैरियो, यानी यहाँ साइटोप्लाज्म की डिवीजन पहले होगी और न्यूक्लियस जो है वो बाद में अपना नंबर जो है वो बढ़ा लेंगे, बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ाना होगा तो वो नहीं बढ़ाते हैं। अब ये किन इंडिविजुअल्स में ऐसा होता है, देखिए किन इंडिविजुअल्स में ये होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएट है, जो मल्टी न्यूक्लिएट है, जितने भी मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स हैं, खास तौर पे दो का नाम याद रखिएगा। नंबर वन इज ओपेलिना, नंबर वन इज ओपेलिना एंड नंबर टू इज पिलोमिक्सा, पिलोमिक्सा। ये दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ मैंने एग्जांपल भी दी है। तो ओपेलिना और पिलोमिक्सा ये दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है छोटे छोटे हिस्सों में पहले डिवाइड हो जाता है, अंदर ही अंदर, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो डिवाइड हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं और दोनों इंडिविजुअल्स में इक्वल नंबर में चले जाते हैं। से इसको समझने के लिए मैं एक बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। वो सिंपल सी एग्जांपल क्या है, से यहाँ पर ये एक पेरेंट इंडिविजुअल है और पेरेंट इंडिविजुअल में क्या है, यहाँ पर आपको मैं दूसरे कलर से ये से उसके अंदर कुछ ये न्यूक्लियाई हमें नज़र आ रहे हैं। से हमने ये न्यूक्लियाई कितने डाल दिए यहाँ, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 न्यूक्लियाई हैं ऑलरेडी इसके अंदर थे। अब क्या हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये डिवाइड करता है, और डिवाइड कैसे करता है, देखिए यहाँ से ये डिवाइड करेगा, मैं फिर से इसका ग्रीन कलर लूँगा और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल्स आ गए। अब ये आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो गया, व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस, लेट अस सी अगेन, न्यूक्लियस क्या करेगा, चार न्यूक्लियस इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अगर आप देखें 8 टोटल यहाँ कितने थे, 8, 4 इसमें चले गए, 4 इसमें चले गए, और बाद में क्या होगा, नेचुरली यहाँ 8 थे तो डॉटर इंडिविजुअल्स में है, ये यहाँ अब डिवाइड करेंगे और अपना नंबर 8 इक्वल कर लेंगे एट मैच्योरिटी, और ये अपना 8 कर लेंगे, यानी 8 8 ऑन मैच्योरिटी अपना नंबर इक्वल कर लेंगे, और फिर से ये इसी तरह से प्रोसेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है कि कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं, विच आर दोज ऑर्गेनिजम्स, और इन विच ऑर्गेनिजम्स द फिशन occurs by the method cytokinesis followed by karyokinesis, यानी साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस होती है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है, इट्स ए ऑलमोस्ट, कई बार कहा जाता है इट्स एक्सेप्शन, सो इट इज़ ओपेलिना एंड पिलोमिक्सा। जहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया 8 न्यूक्लियाई, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो 4 दोनों में चले गए, और उसके बाद एट मैच्योरिटी इन्होंने डिवाइड, धीरे धीरे इन्होंने न्यूक्लियस की भी डिवीजन की और अपने 8 न्यूक्लियाई पूरे कर लिए। तो आई होप ये प्लाज्मोटोमी का मैकेनिज़्म भी आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो यहाँ ये एग्जांपल दी है, यहाँ देखिए
इफ़ यू एनालाइज दिस वेरी डायग्राम, तो यहाँ पर भी एक ये इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप इसको, इस डायग्राम को देखें तो यहाँ ये शो कर रहा है न्यूक्लियस, और यहाँ सारी चीज़ें ये शो कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इंडिविजुअल से किस तरह से ये दो इंडिविजुअल्स बने हैं और किस तरह से बनते हैं। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ बडिंग। अब बडिंग क्या है? देखिए, हम बडिंग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल डिवीजन मेथड से प्रमोट करते हैं, और वो है माइटोसिस। क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट सेल और पेरेंट बॉडी, उसके बाहर क्या है, एक आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, और वो आउटग्रोथ सेल्स की माइटोसिस से बनती है, और वही सेल्स की माइटोसिस जो है एक छोटी सी आउटग्रोथ पर आती है, जिसे हम कहते हैं इट्स ए बड, इट्स ए बड। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ट्यूमर सा बनता है। हमारे जो कैंसरस पेशेंट्स होते हैं तो वहाँ ट्यूमर बन जाते हैं, तो इसी तरह से एक ट्यूमर बनता है। और आप देख रहे हैं कि इफ़ यू फाइंड दिस वेरी पार्ट हेयर, ये पेरेंट इंडिविजुअल है, और पेरेंट इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, यहाँ पर एक बड बन गया है, एक स्मॉल आउटग्रोथ है, और वो स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स क्या है, उसे हम बड कह रहे हैं। और वही बड क्या है, धीरे धीरे ग्रो करता जाता है। वही बड क्या करता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बड हो, समटाइम्स मोर देन वन बड भी बन जाता है। अंडरस्टूड है? समटाइम्स मोर देन वन बड भी बनता है, एक से ज़्यादा बड्स भी बनते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा चेन ऑफ बड्स भी बना है इन यीस्ट। अगर आप देखें तो ये क्या है, ये यहाँ यीस्ट की एग्जांपल है। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि एक आउटग्रोथ है। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात, और फिर से मैं वही कहूँगा, वो फंडा ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ न्यूक्लियस आप फिर से देख रहे हैं, इफ़ यू एनालाइज दिस वेरी पार्ट, यहाँ पर भी न्यूक्लियस जो है वो पहले ही डिवाइड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन नो डाउट साइटोप्लाज्म की हो रही है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो पहले ही डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए सब में एक ही, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये लोग याद रखें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब जब हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बड बॉडी के बाहर बनता है और बॉडी के अंदर भी बनता है, यानी देयर इज़ एक्सोजीनस बडिंग एंड देयर इज़ एंडोजीनस बडिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोजीनस बडिंग कहाँ होती है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और यहाँ मैंने दिया है बडिंग इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, विच इज़ एक्सटर्नल इज़ नोन एज एक्सोजीनस बडिंग एंड इंटरनल इज़ नोन एज एंडोजीनस बडिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, इफ़ यू एनालाइज दिस डायग्राम, यस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और अगर हम इस डायग्राम को यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर रखते हैं तो यहाँ देखिए, अगर आप देखें तो इस पेरेंट बॉडी के ऊपर एक लंप ऑफ टिश्यू बनना शुरू हो गया। यही लंप ऑफ टिश्यू जो है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। और बडिंग को हम अगर आप देखें तो यहाँ क्या है, ये बड ग्रो कर रहा है साइमल्टेनियसली, माइटोसिस, ओनली डिवीजन इज माइटोसिस, ग्रोज एंड ग्रोज। और जैसे ही ये अपना एक डिसेंट साइज ले लेता है, नॉट रिमेंबर the size of this daughter hydra is not equal to the parent body. Remember, parent and daughter. Parent cell or parent is not equal to the size of the daughter. Daughter is always small. It is always small. ये अपने डिसेंट साइज को मैच्योर करता है, डिसेंट साइज ग्रो करता है, एंड देन इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ को डील कर रहा है, और धीरे धीरे ये अपना साइज़ जो है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बना लेगा, और ये भी यही मैकेनिज्म करेगा। और यहाँ देखिए, जो यहाँ ये जो आउटग्रोथ बनी थी, ये कहाँ बनी, इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, इट इज़
outside the body, and that's why it is known as exogenous budding. It is known as exogenous budding. If we see the second diagram, you see here, yes, this is very nice diagram. I have collected these pictures from the net. मैं बिल्कुल साफ़ तरीके से बात करता हूँ कि ये नहीं कहूँगा कि ये पता नहीं कहाँ से ली गई है। एंड यू ऑल नो कि हम सभी टीचर्स जो है ऐसा ही काम करते हैं, अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, और आप लोगों को पढ़ाकर ही हमारी नॉलेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आपके क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इफ़ यू सी दिस वेरी पार्ट, ये क्या है? दिस इज़ द एक्सोजीनस बॉडी, और ये यहीं से डिटैच हो जाएगा और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ करेगा, साइज़ को ग्रो करेगा, खाएगा पिएगा और बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली हम ह्यूमंस भी करते हैं। बच्चा पैदा होता है नॉट द साइज़ ऑफ द पेरेंट्स, और धीरे धीरे खा पी कर वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो रिमेंबर दिस। सो दिस इज़ एक्सोजीनस बॉडी। सो आई होप यू आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वो ना करूँ। और यहाँ आपकी एग्जांपल्स हमने, आप देख रहे हैं कि वी हैव गिवन द एग्जांपल्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सिलिंड्रेट फैमिली हाइड्रा, जहाँ हम बात कर रहे हैं, और स्काइफा की बात कर रहे हैं, पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं। सो चलिए अब लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ ये बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट करना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक टॉपिक है जिसे हम इंटरनल बडिंग का नाम देते हैं। और इंटरनल बडिंग का हम क्यों नाम देते हैं? अगर हम यहाँ से इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। चलिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ इसकी ज़रा, थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो दिखाई दे। नाउ इफ यू सी हियर, दिस इज़ द इंटरनल बर्ड, और ये इंटरनल बर्ड कुछ मेंबर्स में बनता है और स्पॉन्जेस में बनता है, ख़ासतौर पे स्पॉन्जिला में। और इफ़ यू सी हियर, यहाँ पर क्या है? दिस इज़ ए इंटरनल बर्ड नोन एज जेम्यूल। इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? द जेम्यूल। हम इसे जेम्यूल कहते हैं। और इस जेम्यूल में दिस इज़ द ओपनिंग विच इज़ नोन एज द माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के अंदर क्या होते हैं? देयर आर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, और ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, दीज आर नोन एज आर्कियोसाइट सेल्स, और they are covered over by the inner membrane and the outer membrane, and there are these monoaxon spicules. तो ये स्पिक्यूल्स जो है इसकी प्रोटेक्शन करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये सारी चीज़ें जो है इसको एक इंटरनल बड बनाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसको क्या है? एक इंटरनल बड बनाती हैं। आप देखिए इंटरनल बड बनाती हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ये जेम्यूल। और ये आपको कहाँ मिलेगा? इट इज़ फाउंड इन द पॉरीफेरल्स लाइक स्पॉन्जेस, और ख़ासतौर पे मैंने पहले ही कहा कि स्पॉन्जिला में ये। लेकिन ये ऐसी कंडीशन आती क्यों है? ये जेम्यूल क्यों बनता है? क्वेश्चन ये बात है, क्योंकि बडिंग है तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए या कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है, और मुझे लगता है आपने जवाब दे दिया। वो है, ऐसा क्यों करते हैं? हम बॉटनिकल लैंग्वेज में कहते हैं पेरिनेशन, टू पास द अनफेवरेबल कंडीशंस, और ज़ूलॉजी में हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस ही, अगर हम ऐसा कहें तो यहाँ क्या है? इफ़ यू सी दिस वेरी पॉइंट, this very point, it helps to pass the unfavorable conditions. तो याद रखिएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इसी ऊपर जहाँ हमने माइक्रोपाइलैंड देखा था, इस माइक्रोपाइलैंड से ये जितने भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये स्पॉन्जेस बनकर बाहर आ जाते हैं, यानी डॉटर स्पॉन्जेस में बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज़्म ऑफ इंटरनल बडिंग।
Now if you see this very part, रीजनरेशन. अब रीजनरेशन ख़ासतौर पे एनिमल्स में बड़ी कम देखी जाती है और ख़ासतौर पे प्लांट में ये सबसे अच्छी पाई जाती है रीजनरेशन कैपेसिटी. और रीजनरेशन कैपेसिटी में अगर हम देखें तो यहाँ एक हमने ये जो डायग्रामेटिक व्यू दिया है लिपर्ड लिजर्ड का, तो यहाँ पर इसकी टेल की ऑटोटॉमी हुई है, या आप ऐसा कह सकते हैं कभी किसी प्रेडेटर के हाथ में अगर इसकी टेल आ जाती है तो ये ऑटोटॉमी भी कर सकती है. और ये अपनी ऑटोटॉमी इस तरह से करती है कि इसके ये रीजन्स दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं. और इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है. इट इज़ द रिस्टोरेशन, रिन्यूअल एंड ग्रोथ of lost or missing parts, organs or cells or tissues. ये क्या है? It is the regeneration. और ख़ास तौर पे regeneration अगर हम invertebrates की बात करें तो invertebrates पे यहाँ आप दे सकते हैं, the best example is given here is of planaria. It is of planaria. ये regeneration करता है. ये अपने आप को एक सॉइल के अंदर हाफ से ज़्यादा अपने आप को छुपा लेता है और एक साइड पर मूव करता है और अपने आप को खुद ही तोड़ देता है. द अपर पार्ट forms the lower body and the lower part which is in the soil comes out and forms the upper part of the body. And if you see here, all the three parts, if you see, we have cut in the diagrammatic view and all the three parts have formed 3 planaria. तो यहाँ क्या है ये हमेशा याद रखिएगा. This regeneration is seen in animals, in many animals and plants, and it is the restoration of the lost parts, cells or tissues. So understood? Now let us move to the next part, and the examples are also given here. Now this is another very part, fragmentation, जहाँ पर आप देख रहे हैं there is breaking down of an individual into one or more parts, and then each part, it is like a regeneration process where each part divides into each part give rise to 3 parts, 3 हिस्से. और ये ख़ास तौर पे देखिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट है. फिर से हम पहले टॉपिक पर चले जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है. एंड इट इज़ सीन इन मर्चेंटिया, इनरिशिया और इन स्पायरोगेरा, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, अकाइनोडर्मेट्स, ये हर जगह इन छोटे प्लांट्स में और छोटे एनिमल्स में जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं या फंगस कहते हैं या एल्गेज कहते हैं, ख़ास तौर पे उनमें ये देखी जाती है. तो देखिए ये क्या है, दिस इज़ व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन. एक ही इंडिविजुअल को आप एक से ज़्यादा हिस्सों में काट दें, इट इज़ लाइक रीजनरेशन एंड इट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. और ये क्या है, इट इज़ फ्रैगमेंटेशन. सो आई होप आज हम फ्रैगमेंटेशन तक ही रखते हैं, क्योंकि उससे आगे शायद अब स्पोरुलेशन आएगा एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. इसका एक अलग से हम एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है.